प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। समाज की किसी भी कुरूपता का समर्थन हम नहीं करते। रेशमा मामी और गहरी गुफा का खेल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैं 23 साल का हूँ और सिंगल हूँ। मेरे पास एक 7 इंच लंबा और 2 इंच मोटा काला नागराज है, जिसे देखकर किसी का भी मन उसे देखकर उसे प्यार करने लगे। और वही प्यार इस नागराज को मेरी रेशमा मामी ने दिया था और उसके लिए रहने के लिए एक गुफा तक दे दी थी, जहाँ ये काला मोटा सा नागराज जब चाहे तब गहरी गुफा में जाकर संतुष्ट होता है। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी के आखिरी तक तो ज़रूर बने रहिएगा। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं अपनी स्टोरी की शुरुआत कर देता हूँ। ये कहानी मेरी प्यारी रेशमा मामी की है। जब मैं गर्मी की छुट्टी में मामी जी के यहाँ गया था, गर्मी की छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैं मामी के यहाँ जाने का प्लान बनाया और मैं अगले ही दिन अपना सामान पैक किया और मेरी मामी के घर आ गया। मैं हर साल अपनी मामा मामी के घर रहने आता था, लेकिन कोरोना के चलते 5 साल बीत गए थे उनके घर ना गए हुए, तो मुझे उनकी याद भी बहुत आती थी, क्योंकि मेरी रेशमा मामी मेरा बहुत लाड़ प्यार करती थी। मैं जब 16 साल का था तब तक मैं उनके गोद में बैठकर भी खाना खाता था। वो भी मुझे बड़े प्यार से अपने हाथों से ही खाना खिलाती थी और बहुत प्यार भी मुझे करती थी। फिर शाम को करीब 7 बजे मैं रेशमा मामी के यहाँ पहुँच गया। मैंने फिर बेल बजाई तो मेरे सामने अचानक से एक खूबसूरत औरत आ गई और उनकी सुंदरता को देखकर मैं तो पागल ही हो गया था। वो दिखने में बिल्कुल गोरी चिट्टी, गदराया हुआ बदन, मस्तानी चाल और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और लाल लाल होठ। मैं तो उन्हें देखते ही रह गया था। लेकिन यार, वो मेरी मामी ही थी। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी मामी इतनी मस्त माल है। मेरा तो सारा रास्ता का थकान ख़त्म हो गया था उनकी मटकती हुई चाल और झूमते हुए कान के बाली को देखकर। मैंने सबको बारी बारी से प्रणाम किया और बैठ गया। चाय बिस्कुट ली और फिर मामी जी से बातचीत करने लगा। पर मेरी नज़र हमेशा मामी पर ही थी। वो रसोई में खाना बना रही थी और आ जा रही थी। मेरे तो हृदय के कमल खिल रहे थे उनकी मुस्कुराहट पे। मैं मामी को पूछा, मामा जी कब आते हैं घर पे? तो वो बोली, उनका कुछ भी पता नहीं, वो बड़े बिज़ी रहने लगे हैं। आजकल कभी भी वो नहीं आते हैं, क्योंकि ऑफिस में भी सोने का जगह है। तभी बेल बजा और मामा जी आ गए। मैंने उनको भी प्रणाम किया, पर वो मामी जी से बोले, जल्दी मुझे खाना दे दो, मुझे अभी तुरंत अहमदाबाद के लिए निकलना है, ज़रूरी काम आ गया है। और मामा जी खाना खा के जल्दी ही चले गए। फिर मैं खाना खाने बैठ गया। मामी जी जब भी आती थी रोटी देने, तब लटकते हुए 2 बड़े बड़े रसीले आमों का दर्शन हो जाता था। मेरी निगाह तो बस उन्हीं गोल मटोल आमों पर ही थी। रेशमा मामी को भी ज़रा शक होने लगा कि मेरी नज़र उन लटकते हुए और मटकते हुए आमों की तरफ है, लेकिन तभी भी वो कुछ रिएक्शन नहीं दी और मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या देख रहे हो राकेश? मैं मन ही मन सोचा, मैं तो उन रसीले आमों को देख रहा हूँ जो यहाँ बेजान लटके हुए हैं। क्या मामा जी इसका रस दबाकर नहीं पीते हैं? क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तो इन बेजान लटके हुए आमों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ता, भरपूर प्यार करके उनको चूस कर पी जाता। और हड़बड़ाते हुए मैंने कह दिया, नहीं मामी जी, कुछ भी नहीं, बस यूँ ही। आज आप बड़े ही सुंदर लग रहे हो। मामी जी जल्दी ही सो जाती है, काफ़ी गर्मी भी थी, इस वजह से मामी जी बोली, मैं ज़रा नहा लेती हूँ, तब तक आप मूवी देख लो। और मैं टीवी पर मूवी देखने लगा। तभी बाथरूम से आवाज़ आई, राकेश। मैं बाथरूम के पास पहुंचा और पूछा,
जी मामी जी। तो वो बोली, थोड़ा पीठ पे एक बार साबुन लगा देना। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे जन्नत का नज़ारा दिख गया, पर जन्नत पूरी तरह नहीं दिख रही थी क्योंकि वो एक कपड़े से अभी भी ढकी हुई थी। शैम्पू की सुगंध बहुत अच्छी आ रही थी। फिर मैं पीठ पर साबुन लगा के बाहर आ गया। अंदर तो इतना गर्म माहौल हो गया था कि पिटारे वाला काला नागराज तो पिटारे में ही फूंकार मारकर अपना थोड़ा थोड़ा जहर छोड़ रहा था। मामी मुझे बोली कि तुम हॉल में बैठो, लेकिन मैं उसी कमरे में छुपा हुआ था क्योंकि उस पिटारे वाले नागराज के लिए एक अच्छी सी गहरी गुफा का जुगाड़ जो लगाना था, जो वहाँ जितना चाहे उतना अपना सफ़ेद जहर छोड़ सके। नहीं तो एक काला नागराज पिटारे में जहर छोड़ छोड़कर मेरा हाल ख़राब कर देता। फिर रेशमा मामी नहाकर एक सिल्की नाइटी में बाहर आई। फिर उन्हें देख तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं उनके कपबोर्ड में छुपा हुआ था। मुझे अंदर बहुत अंधेरा दिख रहा था। मैंने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च लगाई तो मेरे सामने ऐसी चीज़ आ गई कि मैं उसे देखकर चौंक गया। कपबोर्ड में तो 2 से 3 नकली काले, गोरे और भूरे कलर के नागराज पड़े हुए थे। शायद उन्हें गहरी गुफा का खेल बहुत पसंद था। मैं उन नकली नागराज को एक साइड करके एक असली नागराज को कपबोर्ड में आज़ाद कर दिया था, क्योंकि बाहर उस नागराज को लटकते हुए 2 बड़े बड़े आम और छोटी सी नरम रसमलाई और एक गहरी गुफा नज़र आई थी। वो सब चीज़ें जब तक एक पर्दे में थे तब तक ही वो काला नागराज पिटारे में बंद था। वो सब चीज़ें आज़ाद हुई तो नागराज भी आज़ाद हो गया, लेकिन वो अभी भी मेरे हाथ में था, क्योंकि वो अगर फिसल जाता तो गहरी गुफा में बहुत बड़ी दरार गिर जाती। मैं तो बस उसे अपने हाथों से शांत किए जा रहा था, लेकिन वो तो शांत बैठने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि किसी फनफनाते नागराज के सामने इतनी सुंदर गहरी गुफा हो तो कोई भी नागराज शांत ना बैठेगा। कोई ना कोई रास्ता वो ज़रूर बनाएगा अपनी मंजिल हासिल करने के लिए। फिर अचानक से रेशमा मामी अपने कपबोर्ड की तरफ आने लगी और थोड़ा दरवाज़ा खोल के उसमें हाथ डालने लगी। काला नागराज तो अभी भी कपबोर्ड में आज़ाद ही घूम रहा था। मैं तो बहुत डर गया था। शायद मेरी चोरी अब पकड़ में आने वाली थी। उसके हाथ में झपक से वो असली वाला काला मोटा नागराज आ गया। उसकी कपबोर्ड में एक बड़ा सा होल भी था, जो उसने उन नकली नागराज के लिए बनाया था, ताकि वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालकर मज़े कर सके और उनके साथ खेल सके। उन्होंने फिर उस असली नागराज को हाथ में पकड़कर उस होल से बाहर निकाला और उस कपबोर्ड का दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा हुआ उन्होंने बंद कर दिया दरवाज़ा, नहीं तो मैं पकड़ा जाता। लेकिन उनके हाथ में अभी भी असली नागराज था। वो फिर उसे झुककर अपने मुंह से हल्का सा किस करने लगी और फिर उसे बस अपने मुंह से ही ज़ोर ज़ोर से हिलाकर प्यार करने लगी। फिर थोड़ा हाथों से सहलाकर शांत करने लगी। वो ज़रा नींद में ही थी, इसलिए उसका ज़्यादा ध्यान नहीं गया उस असली वाले नागराज पर। उन्होंने तो थोड़ा उस गहरी गुफा को भी उस काले वाले असली नागराज पर रगड़ी थी, पर नागराज को गुफा में घुसाई नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि ये नकली नागराज है, हर रोज़ की तरह, तो कोई भी मज़ा नहीं है उसे घुसाने में गुफा में, तो वो उसे वैसा ही छोड़ दी। बाद में असली नागराज ने मामी जाने के बाद अपना सफ़ेद जहर वही छोड़ दिया। फिर मैं उस आज़ाद काले नागराज को फट से पिटारे में बंद किया और कपबोर्ड से बाहर निकलकर दूसरे रूम में चला गया। रेशमा मामी तो मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन मैं अब टीवी के पास आकर बैठ गया और बोलने लगा, मामी मैं तो यहाँ हूँ। मामी जी फिर तैयार होकर हॉल में आई। मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। लटके हुए 2 बड़े बड़े आम हवा से हिल रहे थे। गुफा पर भी एक सुंदर पर्दा चढ़ा हुआ था। रसमलाई भी उसी पर्दे से ढकी हुई थी। रेशमा मामी खुले बालों में
बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। वो हल्की सी लिपस्टिक और टेम्पटेशन का डिओड्रेंट लगाई। क्या मस्त माहौल हो गया था। उन्हें नींद भी बहुत आ रही थी। हमने थोड़ा टीवी देखा और थोड़ा आराम किया और फिर सो गए। मामी जी दूसरे कमरे में और मैं बाजू वाले कमरे में सो गया था। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे मन में तो बस वही ख्याल आते जा रहे थे। फिर मैं उस दिन कपबोर्ड में जो मज़ा आया था उसे याद और फील करके अपना हाथ जगन्नाथ की कहावत पूरी करने लगा। मैं कम से कम 3 बार वो कहावत को पूरी कर ली थी, लेकिन तभी भी मुझे मन को शांति नहीं हो रही थी। फिर मैं जैसे तैसे उस रात सो गया। दूसरे दिन भी सुबह सुबह नाश्ता करते समय लटकते हुए तो बड़े बड़े आमों का दर्शन हो गया था, लेकिन उसे छूने का और दबाकर रस पीने का सपना तो बस सपना ही बन के रह गया था। फिर मामी मुझे बोली कि राकेश बेटा, क्या तुम मेरे साथ बाज़ार में चलोगे, क्योंकि मुझे भारी थैलियाँ उठाई नहीं जाती। फिर मैं मामी के साथ बाज़ार करने चला गया। बाज़ार की थैली तो बहुत ही भारी हो गई थी। उन्होंने बहुत सारी सब्जियां और थोड़ा नमकीन वगैरह भी ले लिया था, और उन्होंने 2-3 लंबे गाजर, मूली और ककड़ी भी ले ली थी। मैं उनसे पूछा कि मामी ये सब किस लिए। वो फिर थोड़ा शर्मा के बोलने लगी, अरे ये सब की कोशिम्बीर जो बनानी है। और वो बोली कि तुम क्या सोच रहे थे। फिर मैं थोड़ा हंस के बोला कि अरे कुछ नहीं मामी। फिर हम दोनों बाज़ार करके घर पहुंच गए। वो मुझे बोली कि आज मैं तुम्हारी पसंद की सब्ज़ी बनाऊंगी। मैं फिर खुश हो गया और किचन में थोड़ा सा उनका हाथ बटाने लगा। फिर हम अच्छे से खाना खाकर सोने लगे। तभी मामी मुझे बोली कि अरे राकेश, मुझे ना कल कुछ तो अजीब लग रहा था। खिड़कियों से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। क्या तुम प्लीज़ मेरे कमरे में सोओगे? मुझे अकेले डर लगता है। मुझे तो मानो लॉटरी लग गई हो। मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा मामी जी। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया था। फिर हम दोनों एक ही बेड पे लेट गए और टीवी देखने लगे। मामी की रूम में से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तभी टीवी का चैनल चेंज करते करते एक इंग्लिश चैनल पे लव सीन चल रहा था। मामी वही रुक के देखने लगी। फिर वो बोली, राकेश तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं? मैंने कहा नहीं। तो बोली कभी किसी गुलाब की पंखुड़ियों को किस किए हो? मैंने कहा नहीं। तो वो बोली बेकार लड़के हो तुम तो। यार आजकल के कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो ये सब नहीं किया हो। कोई ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो तभी ये सब होता है। आप किसी को भी पटाकर ये सब कर सकते हो। मैंने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और बोल दिया, क्या मैं आपको भी पटा सकता हूँ? वो मेरे तरफ देखकर बोली, चल बेवकूफ़, बोल के पटाया जाता है क्या किसी को? और मेरे में है क्या जो तुम मुझे पटाओगे? मैं तो शादीशुदा हूँ, कोई अच्छी माल को पटाओ। तो मैंने तुरंत ही कह दिया, आप तो बहुत अच्छी हो, सभी लड़कियों को भी फेल है आपके सामने। फिर वो मेरी बातों से खुश होकर बोली कि तुम्हारे पास पिटारे वाला नागराज है, वो कितना बड़ा है? मैंने कहा कि तुम खुद ही नाप लो, क्योंकि मैं तो डर जाता हूँ उस काले नागराज को पकड़ने को। फिर वो खुद अपनी हाथों से पिटारा धीरे धीरे खोलने लगी। पिटारे से नागराज तो फन को निकाले हुए खड़ा दिखाई दे रहा था। उसने झट से पिटारे का ढक्कन साइड में किया तो काला नागराज इतनी तेज़ी से बाहर आया कि मामी जी डचक गई और बोलने लगी, बाप रे, इतना बड़ा काला और मोटा नागराज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये अगर उस पर्दे बंद गहरी गुफा में घुसेगा तो गुफा में दरार ही गिर जाएगी और मैं तो ऐसा होने के बाद पागल ही हो जाऊंगी। और फिर मामी जी अचानक से सामने वाले 2 काले लाल हुए गुलाबी उन पंखुड़ियों को चूमने लगी। मैं फिर भी रुका नहीं, तुरंत ही उठा और लटकते हुए आमों को अपने हाथों में पकड़ लिए और धीरे धीरे मज़ा लेके उन्हें मसलने लगा। फिर मेरे सामने भी 2 मखमली गुलाब की पंखुड़ियाँ रस से भरी हुई पड़ी हुई थी। मैं भी
खुद को कैसे रोक पाता था। मैं भी उन गुलाब की पंखुड़ियों को रस अपनी जीभ और हल्के से दांतों के काट कर पीने लगा। फिर मैं वो 2 बड़े बड़े आम, रस मलाई और गहरी गुफा का पर्दा हटा दिया और अब असली नागराज को फिर से पिटारे से आज़ाद कर दिया। पहले तो मैं रस मलाई को चखने बैठ गया क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे रखी हुई थी। मैं बैठकर उस रस मलाई को जीभ से चाटने लगा और उस रस मलाई में कभी कभी हाथ की उंगली घुसड़कर उस उंगलियों को भी चाटने लगा। अचानक से वो आज़ाद किया हुआ काला नागराज रस मलाई के पास आकर बैठ गया और अपने मुंह से पानी छोड़ने लगा। फिर मैं बेचारे को अपने हाथ में पकड़ा और उसे उस रसमलाई पर रख दिया। वो तो सट से अंदर घुसने लगा और रसमलाई का असली आनंद उठाने लगा। वो तो कभी अंदर जाता तो कभी बाहर आता। मैं उसे बड़ी मुश्किल से रसमलाई से बाहर निकाला। फिर मैं 2 बड़े बड़े आमों को हाथ में पकड़कर बारी बारी चूसने लगा। आमों की नोक को भी अपनी दांतों से पकड़कर उसका रस निचोड़कर पी गया। अब बारी थी काले और मोटे नागराज को उसके घर पहुंचाने की। उसे मैंने अपने एक हाथ में पकड़ा और गुफा की छेद की तरफ रख दिया ताकि वो अंदर घुस जाए, लेकिन वो तो बाहर ही गुफा को सूंघे जा रहा था। फिर मैंने फिर से उसे गहरी गुफा की छेद की तरफ रख दिया और पीछे से हल्का सा धक्का दिया, मगर वो तो छेद से ज़्यादा बड़ा होने के कारण घुस नहीं पा रहा था। मैंने एक जोर से पीछे से धक्का लगाया। वो तो पलटी मार मार कर गुफा के अंदर ही गिर गया और अपने घर पहुंच गया। वो तो खुशी से उछल कूद करने लगा और करीब सुबह के 5 बजे तक अंदर बाहर करते रहा। फिर वो थक कर अंदर ही सफ़ेद जहर छोड़कर सो गया। फिर हम दोनों भी थक गए थे एक गहरी गुफा का खेल खेल के। फिर हम दोनों शांति से सो गए। मामी का डर भी मैंने अच्छी तरह ख़त्म कर दिया था। मेरी छुट्टियाँ बहुत ही अच्छे से बीती और मैं बहुत खुश हुआ था और मेरी रेशमा मामी भी। तो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी प्यारी सी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते हैं। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं पूरे काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये कहानी किसी के असल ज़िंदगी से मेल खाती है तो ये केवल एक इत्तेफाक मात्र है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद।